Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST, Government College, बारा। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम फाइनल ईयर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम किस तरह से सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके हमने जितने भी 4 स्टेप्स थे वो सारे देखे। इसमें हमने उससे भी पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था। आफ्टर दैट हमने सुपर प्रॉफिट्स के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की। देन उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया। इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए। देन उसके बाद हमने देखा कि क्या हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से कम है या ज़्यादा है। अगर हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हमें सुपर प्रॉफिट्स हुए हैं। और ये सुपर प्रॉफिट्स किसकी वजह से हुए हैं? गुडविल की वजह से हमने अर्न किए हैं। इसका मतलब हमारे बिजनेस में गुडविल एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा हैं, इट मीन्स आपके पास कोई गुडविल नहीं है। आपने वास्तव में जो सामान्य लाभ आपको कमाना था उससे कम कमाया है ना। तो इस कंडीशन में आपकी गुडविल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएंगे। सुपर प्रॉफिट ज़ीरो होने का मतलब है कि गुडविल भी ज़ीरो है। तो बच्चों, आज हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए कि हम सुपर प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। The following is the balance sheet of Manoj and Company as at 31st March 2019। बच्चों, हमें एक बैलेंस शीट दी गई है जिसमें हमें लायबिलिटीज़ में कैपिटल, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, इनकम टैक्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर सब दिया हुआ है। ओके, इधर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फर्नीचर, कार, इन्वेंट्री, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट इन 6% ट्रस्ट बॉन्ड्स। ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू 50,000 है। बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम है ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ट्रस्ट बॉन्ड से इनकम है ना। तो इसका एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा कैश इन हैंड। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द 5 ईयर एंडेड 31st मार्च एवरी ईयर वर। पिछले 5 सालों के प्रॉफिट हमको दिए गए हैं। मनोज द प्रोप्राइटर वॉज एक्टिवली इंगेज इन द बिजनेस बट ही डिड नॉट ड्रॉ एनी सैलरी। मनोज जो कि बिजनेस का प्रोप्राइटर है, मालिक है और व्यवसाय में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी सैलरी नहीं ली है। दी जानी चाहिए। अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट है तो यू हैव टू पे द सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर। द डेटर्स ड्यू टू द बिजनेस आर ऑल गुड। अब जो बिजनेस के जितने भी डेटर्स हैं वो सभी अच्छे हैं, गुड हैं। इसका मतलब बैड डेब्ट्स की संभावना नहीं है, एक्सेप्ट मिस्टर राजीव हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब एक है मिस्टर राजीव जिन्हें कि इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित किया जा चुका है। एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिज डेट फॉर 12,500। उनका जितना भी फाइनल पेमेंट बनता है 12,500 का, उसमें से हम उनसे केवल 60 पैसा ही रिकवर कर पाएंगे। इसका मतलब बाकी का जो 40% होगा वो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, है ना। तो बैड डेब्ट्स की एंट्री प्रॉफिट जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, क्योंकि करंट ईयर का ही है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से हम इस बैड डेब्ट्स को माइनस कर देंगे, तभी हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। मैंने आपको बताया था कि जिस ईयर के प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है जो आप P&L अकाउंट में करते हैं, उसे अगर नहीं किया गया है तो आपको उसको यहाँ पर करना होगा। देन उसके बाद नीचे कुछ एसेट्स से जिनको रिवैल्यू किया गया है। ध्यान दीजिए, मोटर कार 31,250 से 37,500 हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा। फर्नीचर कितना हो गया है? 5,500 से 5,000 हो गया है। अब तो उसका मतलब 500 से फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, इस पर भी 10% डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। देन फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 3,25,000, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,25,000 से 3,25,000 हो गए, ये भी 1 लाख रुपीज़ से बढ़ गए हैं। इन पर भी हमारा जो डेप्रिसिएशन 10% है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके अलावा फेयर रेम्यूनरेशन टू द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस मे बी अज्यूम्ड एट 1250 पर मंथ। कितना हमें उसे रेम्यूनरेशन देना है? 1250 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मे बी टेकन एट 15%। NRR जो हमें सेकेंड स्टेप में निकालनी थी वो हमें गिवन है, कोई हेडेक नहीं है, सीधा लिख देंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स एंड द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। बच्चों, पहले तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स ही निकालने होंगे, आफ्टर दैट वील कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो हमारा जो स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट,
जिसे हमने फर्स्ट बेस के फॉर्म में भी निकालना सीखा था। अब बच्चों इसमें पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं 71,750 प्लस 1,16,250। इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। 1,65,000, देन 1,35,500 एंड प्लस 1,41,000। यह ध्यान दीजिए बच्चों 1,41,000, इसमें हमने बात की थी कि हमारे जो एक डेटर है मिस्टर राजीव, आई थिंक यस मिस्टर राजीव से हमें जितना भी अमाउंट है उसका केवल 60% मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब 40% बेड डेब्ट हो जाएगा। अमाउंट है हमारा 12,500, यस 12,500 का 40%, 40 पैसे का मतलब हो गया 40%। अब इसका जितना भी 40% है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेड डेब्ट हो जाएगा। 40% हो जाएगा 5,000, तो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसको हमें नीचे वर्किंग नोट में हम लिख देंगे, वर्किंग नोट में मेंशन कर देंगे, यहाँ उसको सॉल्व करके शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए क्या इन करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से क्या कोई और एडजस्टमेंट आपको दिख रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। अगर आपको लगता है तो आप उस पर सोच सकते हैं। इनका टोटल लगा दीजिए कितना। इनका टोटल हो गया 6,24,500, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं इनका एवरेज ले लूँ, इनका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। एवरेज के लिए 624,500 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स का है तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ₹1,24,900 ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि इस एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमसे कहा गया था कि मिस्टर मनोज जो बिज़नेस के प्रोप्राइटर हैं उनको हमें कितना रेम्यूनरेशन पे करना है, जो अब तक हमने नहीं किया है ना। तो चूँकि कॉमन एडजस्टमेंट है इसीलिए हम इसे नीचे लास्ट में एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेस कर दूँ रेम्यूनरेशन टू मिस्टर मनोज या प्रोप्राइटर और वॉट एवर आप जो भी लिखना चाहते हैं। 1250 पर मंथ था, ₹1250 इंटू 12, ठीक है। ये इनका रेम्यूनरेशन हो गया। उसके अलावा और क्या एडजस्टमेंट था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दिए गए हैं हमको। कितने इन्वेस्टमेंट्स थे? 50,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे, है ना, 6% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम आपको हो रही है तो वो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 50,000 है और 50,000 का 6% है तो 6% हो गया ₹3,000। इसके अलावा बच्चों आपको अगर ध्यान है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं उनका रीवैल्यूएशन किया गया है। रीवैल्यूएशन करने का मतलब हो गया कि अगर हमारी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ जाएगा, और वो एक्सेस डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज होता है? प्रॉफिट में से ही चार्ज होता है, तो हमें उसे यहाँ से लेस करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल डेप्रिसिएशन कम हो गया, अगर ओवरऑल उनके रीवैल्यूड फिगर्स कम हो गए हैं, उससे डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, तो फिर हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे, उससे हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट करना होगा। अब बच्चों इस एडिशनल डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करने के लिए हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा, है ना। तो हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट शो कर रही हूँ। फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन, है ना, अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे आपकी एसेट जिसका आपका रीवैल्यूएशन किया गया है। यहाँ पर किस किस का किया है बच्चों उसने? एक तो हमारे फर्नीचर का रीवैल्यूएशन किया है, हमारे जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं उनका रीवैल्यूएशन यहाँ पर किया गया है, और तीसरा हमारा मोटर कार। 3 चीज़ों का रीवैल्यूएशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो दोनों को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आप उनका रीवैल्यूड फिगर लिखिए, कितने कितने पर इनका रिवैल्यूएशन किया गया है। देखिए सबसे पहले फर्नीचर का रिवैल्यूएशन कितने पर किया गया है? 5,000 पे, ठीक है। देन फ्री होल्ड प्रेमिसेस का 3,25,000 पर रिवैल्यूएशन किया गया है, और कार का बच्चों कितने पर रिवैल्यूएशन किया गया है? दैट इज़ 37,500। ये इनके रिवैल्यूड फिगर है। अब आप इनके बुक वैल्यू से इनका कंपैरिजन कीजिए। तो इनका बुक
बुक वैल्यू से इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि फर्नीचर का बुक वैल्यू था 5500 है ना, फ्री होल्ड प्रीमिसेस का था 2,25,000 और कार का कितना था बच्चों वैल्यू 31,250। ठीक है, अब हम इनका आपस में कंपेयर करके देखेंगे। अगर वैल्यू बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया, अगर वैल्यू कम हो गया तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा इन रुपीज़, है ना। यहाँ पर तो -500, ठीक है, फिर यहाँ पर +1 लाख रुपी, 1 लाख से इसका वैल्यूशन बढ़ गया और 37,500 में से 31,250 ये कितना बढ़ गया 6,250। अब इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे भी 10% और कार पर 15%। तो बस अब आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए कितना एक्सेस डेप्रिसिएशन आ रहा है इस एडिशनल अमाउंट पे। जैसे कि 500 का 10% 50, तो ये माइनस हो जाएगा। इसका 1 लाख का 10% दैट इज़ 10,000 और 6250 का 15% दैट इज़ 938। तो इस तरीके से ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। अब नेट डेप्रिसिएशन देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से 50 को लेस कर दीजिए तो हमारा फाइनल नेट एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा दैट इज़ 10,888। ये मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। हमने क्या किया, हमने एसेट्स के जो भी रिवैल्यूड प्राइस थे वो लिखे, उनका एक्चुअल बुक वैल्यू था वो लिया, रिवैल्यूड में से बुक वैल्यू माइनस किया। अब अगर हमारा वैल्यू बढ़ा है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगा, अगर वैल्यू कम हुआ है तो देखिए पहले 55 था 5,000 ही हो गया तो माइनस हो जाएगा। रिवैल्यूड बच्चों पहले इसलिए लिया है ताकि आप इजीली प्लस माइनस करके सीधे सीधे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के जो भी रेट्स थे वो हमने लगाए और ये हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ, है ना। तो हमें क्या करना है, चूँकि प्लस में आया है एडिशनल डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट में से चार्ज होगा, उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। 10,888 एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 10,888। अब आप 124,900 में से इन तीनों चीज़ों को माइनस कर दीजिए, मैंने यहाँ लेस लिखा हुआ है, जो भी आता है वो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 96,012। कैलकुलेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। देख लीजिए आप दोबारा से, हमने प्रॉफिट्स थे, केवल करंट ईयर के प्रॉफिट में बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट था वो मैंने कर दिया है। ठीक है, उसके बाद उसका एवरेज लिया, इस एवरेज में हमें जो भी प्रोप्राइटर था उसको रेम्यूनरेशन पे करना था, प्रोप्राइटर को रेम्यूनरेशन पे करना था, उसको रेम्यूनरेशन पे कर दिया। इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम थी वो बिज़नेस की इनकम नहीं है, फ्यूचर में कायम रहने वाली नहीं है, इसको हटा देंगे। और कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन जो था रीवैल्यूएशन की वजह से उसको हमने यहाँ पर ले लिया और ये डिडक्ट करके हमारा 96,012 आ गया। फिर उसके बाद अब हमें जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है वो क्या है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप ध्यान रखेंगे जब भी हम असेट्स को उनके रीवैल्यूड फिगर्स पे लेते हैं तो फिर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको क्वेश्चन में असेट्स के रीवैल्यूड फिगर्स दिए हैं तो यू हैव टू टेक दीज असेट्स एट देयर रीवैल्यूड फिगर्स, आपको उनको पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर ही लेना चाहिए। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा तो जो नॉर्मल टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती हैं उसे करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसमें जो करंट ईयर का प्रॉफिट है हाफ उसको माइनस कर देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं ऐसे, ये स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब असेट्स में देखिए हमारे पास क्या क्या है, मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। असेट्स में हमारे पास है, सबसे पहले है कैश, कैश एट बैंक, है ना, 36,250 इन रुपीज़। देन हमारे डेटर्स हैं 70,000, बच्चों ध्यान दीजिए हमारे डेटर्स हमें क्वेश्चन में कहा गया है 75,000,
75,000, लेकिन इसमें से 5,000 के बेड डेब्ट्स भी तो हो गए जो मैंने करंट ईयर के प्रॉफिट में से लेस किए थे, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डेटर्स केवल 70,000 लूँगी, इसलिए मैंने आपसे बोला है कि डेटर्स 70,000 के हैं। देन उसके बाद देखिए इन्वेंट्री कितनी है 49,500। मोटर कार रिवैल्यूड फिगर पर ली जाएगी, दैट इज़ 37,500, है ना। देन हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर 5,000 का, ये भी रिवैल्यूड है, और फ्री होल्ड प्रीमिसेस ये है 3,25,000 के। बच्चों इन तीनों को मैंने रीवैल्यूड फिगर्स पर लिया है। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन में रीवैल्यूड फिगर्स हैं तो हमें उसी को कंसिडर करना है। तो ये मेरी इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है। इन सब का आप टोटल कर लीजिए, तो हमारी टोटल एसेट्स कितनी आ गई 5,23,250। फिर इसमें से आप लेस कर दीजिए लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ में क्या क्या है देखिए, 3 लायबिलिटीज़ शो हो रही हैं इसके अंदर, सिर्फ क्रेडिटर्स हैं, इनकम टैक्स पेएबल है, और तीसरा जो दिया हुआ है लोन फ्रॉम यूटीआई बैंक, लोन है ना, बैंक से जो आपने लोन लिया। इन तीनों को इसमें से माइनस कर दीजिए, जितना अमाउंट दिया है एज इट इज़ करना है इसको। तो 50,000 के क्रेडिटर्स हैं, 37,500 का इनकम टैक्स पेएबल है, एंड 1,25,000 का लोन है। क्लियर। तो इसको मैं माइनस कर दूँ 2,12,500। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों यहाँ लाइंस नहीं है तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, आप इसमें से डिडक्ट कर दीजिए 3,10,750। अब इसमें से मुझे क्या करना है, ऐसे एवरेज बनाना है। एवरेज बनाने के लिए करंट ईयर का हाफ लेस कर दूँ प्रॉफिट का, लेस कर दीजिए हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। बच्चों हमने भी किया था 1,41,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 5,000 का बेड डेब्ट्स माइनस किया था, है ना। मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ, 1,41,000 में से मैंने 5,000 लेस किया था अपॉन 2, यानी 136 अपॉन 2। ठीक है, कितना लेस कर दूँ इसमें से 68,000, ये लेस कर दीजिए, $242,750 आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यही हमें चाहिए था, बस अब हमारे लिए इजी हो गया। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हमें NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए थी। क्वेश्चन में मेंशन्ड है बच्चों, कितनी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में हमें मेंशन की हुई है 15%, मैंने सीधा ले लिया। स्टेप 4 में हमको क्या करना है, इस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को NRR से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 15%। कर लीजिए कैलकुलेटर से, जितना भी आ रहा है ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 36,413। और अब लास्ट स्टेप में मुझे सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बच्चों हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था, कितना आया था देखिए रजिस्टर्स में, दैट इज़ 96,012। इसमें से मैं नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूँ, साफ दिख रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं। 59,599 ये मेरा सुपर प्रॉफिट्स हो गया। इसी को मुझे कैलकुलेट करना था, यही मेरा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। बस बच्चों हम स्टेप वाइज चले, पहले हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, फिर उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट APP यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से इसका कंपैरिजन किया, अगर मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है तो सुपर प्रॉफिट्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये टर्म ज़ीरो या माइनस में होती तो सुपर प्रॉफिट्स भी ज़ीरो हो जाते। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग अपना सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आप बेड डेब्ट्स का ध्यान रखेंगे, इसे डेटर्स में से भी लेस करना है। एडजस्टमेंट्स 11th में पढ़कर आए हैं आप। तो बच्चों इस तरीके से सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया। अब हम दोनों बेस पढ़ चुके हैं, FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स एंड सुपर प्रॉफिट्स। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस पर बेस्ड मेथड्स कौन कौन से होते हैं और उससे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो बहुत ही सिंपल है, हमारा जो बेसिक वर्क है वो ये है।
और इसके बेसिस पर हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे। वर्षों की क्रय मूल्य विधि, नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज मेथड, सेकेंड हम कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे, तीसरा एन्युटी मेथड वार्षिक वृत्ति विधि। इस तरीके से हम अपना गुडविल कंप्लीशन की तरफ लेके चले जाएंगे। ओके बच्चों, अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।